हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के संबंध में। अलाउद्दीन के समय में किस प्रकार से विद्रोह हुए और उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को किस प्रकार से नियंत्रित किया और किस प्रकार से उसने सेना सुधार किया, इस वीडियो में पढ़ेंगे। जबकि हमने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन से संबंधित केवल साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा था, क्योंकि साम्राज्य विस्तार एक बड़ा हुआ था दक्षिण भारत में। उसने पूरे में साम्राज्य विस्तार करने वाला वह पहला शासक था और इसमें हम सैन्य सुधार से संबंधित और जो भी उसकी प्रशासन संबंधी कार्य थे उससे संबंधित पढ़ते हैं। आइए, अलाउद्दीन के समय में 4 विद्रोह हुए और उसने उन विद्रोहों को रोकने के लिए क्या क्या नीतियां बनाई, क्योंकि साम्राज्य विस्तार तो वो समय कर ही रहा था खिलजी वंश में, और विद्रोह किस प्रकार से होते हैं और क्यों होते हैं इसका कारण भी जानिए। क्योंकि वह जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, उसी समय उसके समय में विद्रोह होने लगते हैं। तो पहला विद्रोह कौन करता है? नव मुस्लिम करते हैं। दूसरा विद्रोह अकात खां करता है, तीसरा मंगू खां करता है और चौथा हाजी मौला विद्रोह करता है दिल्ली में। तो नव मुस्लिम कौन थे? आपके ये बात दिमाग में आती होगी कि नव मुस्लिम वर्ड कहाँ से आ गया। नव मुस्लिम वह मुस्लिम थे जो जलालुद्दीन ने पराजित किए थे मंगोल, जो एक प्रकार से ये मंगोल थे, और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जलालुद्दीन खिलजी के समय में इन्होंने आक्रमण किया था। उस आक्रमण में जलालुद्दीन ने इनको पराजित किया और कुछ बौद्ध धर्म से जो मंगोल थे उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया और दिल्ली में आकर के बसाया। वही यह नव मुस्लिम कहलाए। उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने विद्रोह क्यों किया था इसका भी कारण है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था गुजरात के अभियान पर नुसरत खां और उलूग खां को भेजा गया था। उनको सेनापति नियुक्त करके अलाउद्दीन ने भेजा था। जब वहाँ से लूट का माल लेकर के वह वापस आ रहे थे तो उसी समय उलूग खां और नुसरत खां ने 4/5 लगभग पूरा 80% 4/5 लूट का माल लेने के लिए कहा। तो नव जो मुस्लिम थे उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया कि इतना माल हम आपको नहीं देंगे। इस प्रकार से एक विद्रोह हुआ और नुसरत खां ने इसको दबा दिया। आगे अकात खां का विद्रोह। अकात खां था जो अलाउद्दीन का भतीजा था, इसने भी विद्रोह किया था। और मंगू खां जो था अलाउद्दीन का भांजा था, इसने भी विद्रोह किया था। और हाजी मौला ने भी विद्रोह किया था कोतवाली के पद को लेकर के, और अपने आप को शासक भी उधर घोषित करने की कोशिश की थी, जिसमें अलाउद्दीन ने इन चारों विद्रोहों को क्रम से दबा दिया था। आगे हम पढ़ते हैं, विद्रोहों को दबाने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी कर दिए। विद्रोहों को दबाने के लिए 4 अध्यादेश क्यों जारी किए, उनका क्या परिणाम रहा? उसने जो पिछले 4 विद्रोह हुए थे उनसे ये पता किया कि ये विद्रोह आखिर होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है और इनको दबाने के लिए मैं किस प्रकार से सफल रहूँगा। तो क्रम वाइज उसने अध्यादेश जारी किए। एक बैठक की, उसमें उन्होंने कारण जाना विद्रोह का और अध्यादेश क्रम से जारी किए। उसने क्या किया कि पाया कि कुछ इसमें अमीर लोग भी हैं और कुछ धनवान व्यक्ति भी हैं जो कि मतलब भूमि दी गई है उन्हें, और उनकी भूमि को वापस ले लेता हूँ। जिनको भूमि दान में दी गई है या फिर पेंशन के रूप में भूमि दी गई है, उसको वापस करने से वो लोग गरीब हो जाएंगे और विद्रोह करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से दान, उपहार और पेंशन में दी गई भूमि को उसने खालसा भूमि में बदल दिया। पहला उसने अध्यादेश जारी कर दिया कि जो भूमि, जैसे जो लोग व्यक्ति सेना में सेवा देते थे उनको पेंशन दी जाती थी, या फिर जो साम्राज्य से लगे हुए व्यक्ति थे उन्हें भूमि दान में दे दी जाती थी, जिससे व्यक्ति धनवान हो जाते थे और सुल्तान को चुनौतियां देते थे। तो उसने जो भूमि दान, उपहार और पेंशन में दी थी उसको खालसा भूमि में बदल दिया, सरकारी भूमि बना दिया उसको, क्योंकि वो साम्राज्य की भूमि हो गई और उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो निर्धन हो जाएंगे। अच्छे गुप्तचर की विभाग की व्यवस्था करती। उसे ये भी लगता था अलाउद्दीन को कि मेरे पास हो सकता है जो ये षड्यंत्र रचे जाते हैं उनकी सूचना नहीं रहती है, उनके बारे में मुझे पता नहीं चलता है और लोग विद्रोह कर देते हैं। इस प्रकार से उसने अच्छा गुप्तचर विभाग
मतलब बनाया, जिससे उसे हर एक क्षेत्र से सूचना मिल जाए और कोई षड्यंत्र रचे उसको तुरंत दबा दिया जाए। तो इस प्रकार से उसने अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दी। तीसरा अध्यादेश उसने जारी किया, शराब, जुआ और भांग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। उसको ये लगता था कि लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, भांग पीते हैं, इस प्रकार से लोग इकट्ठे होते हैं और सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रचने में सफल हो जाते हैं। तो यह सोच करके उसने क्या किया कि शराब, जुआ और भांग पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथा था अमीर एवं सरदारों की दावतों और विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। उसने ये भी सोचा कि जो अमीर व्यक्ति हैं, अमीर के यहाँ शादी कर लेते हैं, सरदार से शादी कर लेते हैं, है ना, सरदार की बेटियां दूसरे सरदारों में जो सूबेदार हुआ करते थे, और दावतें इकट्ठी करते हैं, तो दावतों में ये एकत्रित होते हैं। इस प्रकार से ये षड्यंत्र रचने में सफल हो जाते हैं और ताकतवर बनेंगे। यदि एक अमीर दूसरे के सरदार के यहाँ शादी करेगा तो वो अमीर हो जाएगा और षड्यंत्र रचने में सफल होगा, जो उस बाद में सुल्तान को चुनौती दे सकता है। तो उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, कड़ा प्रतिबंध लगाया कि कोई किसी सरदार के यहाँ दावत नहीं करेगा बिना अनुमति के, और बिना अनुमति के कोई भी कहीं अमीर के यहाँ अमीर शादी नहीं करेगा। उसने कुछ सैन्य सुधार भी किए अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने क्या सैन्य सुधार किए वो इस प्रकार से हैं। अब सैन्य सुधार से रिलेटेड एक और चीज़ बता दें, क्योंकि 1299 ईस्वी में वह गुजरात का अभियान करता है। इसी प्रकार उसके क्रम से 1299 और 1300 ईस्वी में, और 1302 और 1303 ईस्वी में, ये 2 बार मंगोलों ने आक्रमण उसी समय किया था। मान लीजिए 1302 1303 इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लो दिसंबर अक्टूबर के महीने में उन्होंने आक्रमण किया होगा और फरवरी अप्रैल में वो वापस हुए होंगे। तो इस प्रकार से 2 वर्षें जोड़ी गई हैं। तो 99, 1300 और 1302 और 1303 में मंगोलों का उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण होता था। उस आक्रमण से बचने के लिए और उस आक्रमण की जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसने स्थायी सेना का गठन कर दिया। कहाँ कर दिया? दिल्ली में। उसने स्थायी सेना बना दी, क्योंकि पहले जो सेना हुआ करती थी वो ज़रूरत पड़ने पर लोग सेना के रूप में कार्य करते थे और बाद बाकी समय में अपनी खेतीबाड़ी और कृषि का कार्य करते थे, अपने काम में लग जाते थे। इस प्रकार से उसने स्थायी सेना नहीं थी, तो उसने स्थायी सेना का गठन किया मंगोलों के आक्रमण को निष्फल करने के लिए। और उसने सीरी फोर्ट का दिल्ली में क्या बना दिया? स्थापना कर दी। क्योंकि सीरी जो फोर्ट हुआ करता था वो इसलिए स्थापना की क्योंकि एक विशाल सेना का उसने गठन किया। तो विशाल सेना को रोकने के लिए, उनके रहन सहन के लिए कहाँ पर जगह रहेगी, इतनी विशाल सेना कैसे रुकेगी और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी? तो उसने एक शहर का, सीरी फोर्ट का निर्माण कराया जहाँ पे सेना के रखरखाव और रहने की व्यवस्था की गई। स्थायी सेना का गठन किया और सेना को उसने नकद वेतन से देना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि सेना को भूमि दे दी जाती थी कि आप सेना में सेवा दीजिए और भूमि ले जाइए दान में या फिर सेवा के रूप में, उससे करिए और खाइए, खुश रहिए। लेकिन अब उसने नकद वेतन देना शुरू किया। उसने एक और कार्य किया, घोड़ों को दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ कर दिया। उसने घोड़ों को दागने का प्रावधान कर दिया और जो सैनिक हुआ करते थे या घुड़सवार हुआ करते थे, पैदल सेना हुआ करती थी, उसका हुलिया लिखना शुरू कर दिया, जो कि आज सेनाओं में होता है। इससे ये है कि किसी दूसरी सेना का कोई भी गुप्तचर उसमें सेना में मिलने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसका जो भी प्लान होगा वो निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार से उसने आगे इसी सेना को स्थायी रखने के लिए और सेना को मजबूत बनाने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को निष्फल करने के लिए उसने कर व्यवस्था लागू की, राजस्व। अब पहले तो वो भूमि दे देता था व्यक्तियों को जो सेना में सेवा करते थे, लेकिन अब उसने नकद वेतन शुरू किया है। तो वो क्या करेगा? क्योंकि जो कृषि है उस पर कर बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं से धन इकट्ठा करेगा, तो उसने कर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसने क्या कर दिया? भूमि कर। पहले भूमि कर क्या होता था? 1/3 हुआ करता था। अब उसने भूमि कर को बढ़ा करके 50% कर दिया, मतलब 1/2 कर दिया। उसने भूमि कर को बढ़ा दिया, जिसको खराज बोलते हैं। भूमि कर को उसने 50% या 1/2 कर दिया
और इसने 2 नए कर लगा दिए। उसने नए 2 कर क्या लगाए, एक तो चराई कर लगा दिया और एक लगा दिया मकान या घर ही कर। चराई कर क्या हुआ करता था, जैसे कोई भी दूध वाले पशु या जो चरागाह में चरने के लिए आते थे और उन पर चराई कर लगा दिया, और जो मकान कर, जो मकान होता है जो आज के टाइम में हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं, और जो घर ही कर, वो कर लगा दिया उसने। यह पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करके लगान निर्धारित किया। इसने भूमि की पैमाइश कराई, दोआब क्षेत्र में मैक्सिमम एरिया में भूमि पैमाइश करके लगान को निर्धारित किया कि इतनी भूमि है तो इतना लगान लगेगा। इस प्रकार से पहला शासक रहा जिसने पैमाइश कराई और लगान को निर्धारित किया। राजस्व एकत्रित करने के लिए अब बात ये आती है कि ये सारा कर तो रहा था वो, मान लीजिए कर भी लगा रहा था, सेना के लिए बड़ी सेना को भी स्थायी गठन किया तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है। तो अब इसका रखरखाव कौन करेगा? इस रखरखाव के लिए उसने एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया कि आप कर लेकर के आइए, कर एकत्रित करिए। उसको बना दिया मुस्त खराज। मान लिया एक मुस्त खराज पद बना दिया कि इस पद पर एक व्यक्ति रहेगा, वो राजस्व कर लाएगा और इकट्ठा करेगा। अब इकट्ठा करके वो रखेगा कहाँ? अपने घर में तो रखेगा नहीं, या फिर पद ही तो बनाया है। अब उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया। उसने क्या डिपार्टमेंट बनाया? दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए का मतलब आज के समय से जोड़ें तो डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है, और मुस्त खराज का मतलब राजस्व से संबंधित है। तो उसने एकत्रित राजस्व के लिए एक विभाग बना दिया, दीवान ए मुस्त खराज। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसने बाजार को मूल्य किस प्रकार से नियंत्रित किए और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल सेना का इसने गठन किया था। जब विशाल सेना रखेगा तो उसको कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से उसको वेतन देगा, किस प्रकार से उसका नियंत्रण करेगा? तो उसने बाजार के मूल्य नियंत्रण पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वो किस प्रकार से? वस्तुओं के मूल्य उसने फिक्स कर दिए, वस्तुओं और पशुओं के मूल्य उसने निश्चित कर दिए कि ये वस्तु इतने की है तो इतनी की ही मिलेगी, ना तो कम और ना ज़्यादा, ना तो इसमें रेट घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि उसे सेना को बढ़िया तरीके से चलाना था। ज़्यादा मूल्य बढ़ेंगे तो सेना विचलित हो जाएगी, जिससे बढ़िया से युद्ध नहीं करेगी। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। हालांकि इस मूल्य को वह दिल्ली में के आसपास के क्षेत्र में नियंत्रित कर पाया था। तो दिल्ली में उसने 3 बाजार कौन कौन से नियंत्रित किए? खाद्यान्न के लिए बाजार, जिसमें केवल खाद्यान्नों से संबंधित वस्तुएं मिलेंगी। कीमती वस्त्रों के लिए बाजार, जिसमें केवल वस्त्र ही मिलेंगे, जो कीमती वस्त्र होंगे वही मिलेंगे, उसने अलग बाजार बनाया। घोड़ों, गुलामों एवं पशुओं के लिए उसने अलग से बाजार बना दिया। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज के समय में बाजार होते हैं कि कुछ एक निश्चित वस्तुएं इस एरिया में मिलती हैं और कुछ वस्तुएं इस एरिया में मिलती हैं, इस प्रकार से इसने 3 बाजार दिल्ली में बनाए। प्रत्येक बाजार पर एक अधिकार नियुक्ति कर दिया एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी कि आप इस बाजार की पंजिका रखेंगे, रजिस्टर रखेंगे, कौन व्यापारी है, किस प्रकार से कार्य करता है, और अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसको बोलते थे सहना। एक अधिकारी हर एक बाजार पर नियंत्रण करने के लिए रखा, उसको सहना बोलते हैं। उसने जमाखोरी एवं नापतोल में बेईमानी को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माप तोल में कम देता था तो उतना ही मांस उसके अंग से, शरीर से काट लेता था। तो इस प्रकार से उसने इतना कठोर सज़ा का प्रावधान कर दिया, तो इस समय नाप तोल में कोई गड़बड़ी नहीं करता था। उसने वस्तुओं, जो हमने पहले बता दिया है, और कहा जाता है कि उसने ये सारे कार्य अपनी सेना के लिए किए थे, लेकिन आसपास के जो भी जनता और प्रजा थी उसको भी इसका लाभ मिला। वह उसके कुछ उद्देश्य थे, वह चाहत रखता था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। तो वह विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनने के क्रम में उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। नवीन धर्म की वह स्थापना करना चाहता था, लेकिन उसमें यह असफल रहा, क्योंकि ये नवीन धर्म बनाना चाहता था। इसने सुल्तान खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली थी, और इसने और कार्य किए थे कि राजनीतिक क्षेत्र को और धार्मिक क्षेत्र को अलग रखा था।
ये धर्मगुरुओं के अनुसार अपनी शासन को नहीं चलाता था, इसने अलग रखा था और ये हिंदुओं के प्रति कठोर था। इसने बहुत सारे जो उस समय ज़्यादा व्यापारी हुआ करते थे वो हिंदू थे और उनको इसने निर्धन बना दिया था। उसने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट के बारे में हमने अभी बताया ही था, और जमात खाना मस्जिद की स्थापना मतलब बनवाई, इनको इसने निर्माण कराया। इस प्रकार से इनको समझ सकते हैं। और इसकी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि कोढ़ शरीर से मतलब एक रोग हो गया था कोढ़ का इसको, और इसकी मृत्यु हो जाती है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मलिक काफूर के बारे में। तो मलिक काफूर इसका बहुत ज़्यादा नज़दीकी था और विश्वास पात्र था। उसने मना कर दिया था कि सुल्तान से अब कोई मिलेगा नहीं, और 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और शिहाबुद्दीन उमर जो होता है वो अगला शासक बनता है 1316 ईस्वी में। कुछ समय के लिए शासक बनता है क्योंकि मलिक काफूर ये उस समय 6 वर्ष का होता है। शिहाबुद्दीन उमर 6 वर्ष के आसपास होता है, तो ये एक बालक होता है। लेकिन शिहाबुद्दीन उमर तो एक सुल्तान था, और शासन कौन चलाना चाहता था? मलिक काफूर, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। दक्षिण भारत के अभियान में उसी ने सफलता प्राप्त की थी। उसकी मृत्यु कौन कर देता है? मुबारक शाह। 1316 ईस्वी में मुबारक शाह इसकी मृत्यु करता है और 1320 ईस्वी तक शासन करता है। ये भी एक अयोग्य शासक था, कुछ ज़्यादा समय के लिए शासक नहीं रहा। और कहा जाता है कभी कभी ये नग्न अवस्था में दरबार में आता था। जो मुबारक शाह था, इसी के दोनों पुत्र थे ये अलाउद्दीन के। और नसरुद्दीन खुसरो शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में मुबारक शाह की हत्या कर देता है। ये कौन होता है? ये था हिंदू से परिवर्तित मुसलमान, जो गुजरात का था, हिंदू से परिवर्तित हुआ था मुसलमान। नसरुद्दीन खुसरो खां भी बोलते हैं इसको और शाह भी बोलते हैं। अब इससे क्या हुआ, जैसे ये 1320 में शासक बन जाता है तो जो मुस्लिम लोग थे जो सत्ता से लगे हुए थे, सत्ता के दरबारी थे, वो बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाते हैं। जिससे गयासुद्दीन जो तुगलक है, जो मलिक गाजी उस समय हुआ करता था, दीपालपुर का गवर्नर उत्तरी पश्चिमी भारत क्षेत्र में, तो वो क्या करता है, सारे लोगों को ये कन्विंस कर लेता है कि नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ, और मुस्लिम के प्रति फेथ करता है। लेकिन गयासुद्दीन जो तुगलक होता है, जो दीपालपुर का गवर्नर, वह इसके प्रति विश्वास नहीं करता और वहाँ से आक्रमण करता है दिल्ली पर, और दिल्ली पर आक्रमण करके नसरुद्दीन खुसरो को पराजित करता है और ये भागता है, इसकी मृत्यु कर देता है। और 1320 में ही गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली में 1320 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये खिलजी वंश यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसमें 1320 ईस्वी में गाजी मलिक नाम का व्यक्ति जो दीपालपुर का गवर्नर था, वह किस प्रकार से दिल्ली में अपना राज्य की स्थापना कर देता है। तो ये किस प्रकार से आपको वीडियो समझ में आ रहा है और क्लास किस प्रकार से लग रहा है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जैसे साम्राज्य से संबंधित, साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से अलाउद्दीन करता है, उसकी सैन्य प्रणाली किस प्रकार से सैन्य सुधार करता है, विद्रोह किस प्रकार से दबाता है, और बाजार नियंत्रण में किस प्रकार से मूल्यों का कंट्रोल करता है। इस प्रकार से ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और खिलजी वंश क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको यह समझ में आता है तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।